डॉक्टर फ़रक सलीम माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद पाकिस्तान मुआशी लिहाज से आपको किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो हमें कामयाबियाँ मिली हैं 2025 के बाद उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मईशत को अगर हम दो हिस्सों में बांट लें, एक जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं यानी कि बैरूनी सेक्टर, और दूसरा है इंटरनल सेक्टर यानी कि अंदरूनी सेक्टर। कुछ इशारे जो एक्सटर्नल सेक्टर के हैं वो पॉजिटिव नज़र आते हैं, जिसमें रुपए और डॉलर की जो पैरिटी है, जो रुपया हम देखते थे तारीखी तौर पे हमेशा गिरावट का शिकार रहता था, वो पिछले कोई साल डेढ़ साल से वो अपनी पैरिटी मेंटेन किए हुए। तो ये एक पॉजिटिव इशारिया आता है। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के पास, वो 16-17 बिलियन पे पहुंचते हैं। फिर वो यूएई की वजह से कोई 3.5-4 बिलियन कम हो गए। फिर इजाफी कर्जा लिया गया, वो वापस 16-17 पे पहुंच गए। तो वो जो रिजर्व्स की पोजीशन है वो इट सीम्स टू बी ओके, ना बुरी है ना अच्छी है। वो आप समझे कि न्यूट्रल चल रही। असल प्रॉब्लम जो है वो अंदरूनी सेक्टर में। अब मामला ये है कि आप, मैं और बाकी 24 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो रहते अंदरूनी सेक्टर के अंदर है। और अंदरूनी सेक्टर में जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई हैं, पहला तो है बिजली का बिल। देखिए, जो जिस रफ्तार से महंगाई पिछले 2.5-3 सालों में बढ़ी है, वो मजमूई तौर पे तकरीबन 80 से 85% बनती है। और उन 2.5-3 सालों में लगभग 90 से 95% जो पाकिस्तानी खानदान है, उनकी आमदन जो है वो उस लिहाज से नहीं बढ़ी। तो अगर महंगाई 80-85% से बढ़ रही है और आपकी आमदन नहीं बढ़ रही, तो फिर उसका जो असर आता है वो कुव्वत खरीद पे आता है। अच्छा और वो पाकिस्तान डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ईरान और यूएई के जो हालात कशीदा हैं जंग में, तो इस पर्दे वाली दरार ने जो ईरानी बिजनेसमैन यूएई में थे वो उनको बहुत परेशान कर दिया है, और वो वहाँ से अपना बिजनेस जो है शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या उनमें से कोई बिजनेसमैन जो हैं वो अपने बिजनेस को लेके यहाँ पाकिस्तान में आ सकते हैं? क्या पाकिस्तान उनकी अगली मंजिल हो सकता है? जी, 2-3 आपने इसमें क्या सराहियां शामिल कर दी हैं। अभी जो दुबई से डेटा, हार्ड डेटा बैंक की तरफ से आ रहा है, उसमें कोई ऐसा इशारिया नजर नहीं आता कि बहुत बड़ी स्केल पे दुबई से पैसा निकल रहा हो। दूसरा आपका सवाल ये है कि क्या उसमें से कुछ डॉलर जो है, कुछ सरमाया जो है, वो पाकिस्तान आ सकता है? मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं आ सकता। और उसकी दो बहुत बड़ी वजूहात ये हैं कि अगर सरमायाकारी पाकिस्तान में आनी है, तो बिजली का रेट जो है वो कंपैरेटिव होना पड़ेगा। यानी कि वो भारत के मुकाबले में, वो बांग्लादेश के मुकाबले में, वो चीन के मुकाबले में, वो बाकी ममालिक जो कम्पीट करते हैं पाकिस्तान के साथ, जब तक वो बिजली का रेट नीचे नहीं आएगा, उस वक्त तक कोई इंडस्ट्रियल किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान नहीं आ सकती। दूसरा बहुत बड़ा डॉक्टर इशू है टैक्सेशन का, और खास तौर पे कॉर्पोरेट टैक्सेशन का। पाकिस्तान में जो इस वक्त कॉर्पोरेट टैक्स की लाइबिलिटीज बन जाती हैं वो लगभग 55% से 60% तक चली जाती हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई 100 रुपया कॉर्पोरेशन पाकिस्तान में कमा रही है, कोई प्राइवेट कंपनी, तो उसके ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो 55 से 60% तक चला जाता है। और दुबई में वो 10% है कॉर्पोरेट टैक्सेशन, और वहां पे जो इंडिविजुअल टैक्सेशन है वो 0 है। तो मेरे ख्याल में कि ये उम्मीद लगा के रखना कि दुबई से कोई पैसा जो है वो पाकिस्तान का रुख करेगा, ये ख्वाब तो देखा जा सकता है लेकिन होने वाला नहीं। अच्छा सर, इसी तरह से जो अगर हम पाकिस्तानी बंदरगाहों का जिक्र करें, कराची हो या ग्वादर हो, उन पे इस जंग की वजह से जो रश बढ़ा है और ट्रांसशिपमेंट जो है वो पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में देखते में आई है, तो क्या आप समझते हैं कि कराची और ग्वादर की जो बंदरगाह है अब खित्ते की उन मसरूफ़ बंदरगाहें बन सकती हैं? क्या वाकई ये जो कह रहे हैं कि दुबई का मुतबादिल ग्वादर बनने जा रहा है, कि ऐसा मुमकिन है? देखिए, ये सच है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से और बहुत सारे जो कंटेनर्स ईरान जा रहे थे, बाकी ममालिक में जा रहे थे, वो उन्होंने कराची का रुख किया है। लेकिन ये सिर्फ रुख करना काफ़ी नहीं होता।
इसमें 2 या 3 बहुत बड़ी फैक्टर जो हैं, एक तो बंदरगाह का एफिशिएंट होना, बंदरगाह के चार्जेस क्या हैं, बंदरगाह से आगे जो पूरा इकोसिस्टम है। आप सोचिए कि अगर एक जहाज जिसमें 4-5 हज़ार कंटेनर हैं, वो कराची पोर्ट में आके लग जाता है, उतर जाता है, तो उसके बाद आपको 4-5 हज़ार ट्रक चाहिए होंगे, क्योंकि एक कंटेनर जो है वो एक ही ट्रक पे चढ़ता है। वो 4-5 हज़ार ट्रक एग्जिस्ट करते हों, उसके बाद वो फिर लैंड राउट जो पाकिस्तान ने कोई 6 रास्ते खोले हैं, लेकिन ये सिर्फ रास्ते खुलने से मामला नहीं बनता। एक तो इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चाहिए होती है। जो सामान समुंदर से गुजरता है वो तकरीबन 8 से 9% उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होती है। और दूसरा आपको पूरा इकोसिस्टम चाहिए, उसमें आपको ट्रक्स चाहिए, उसमें आपको जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपको बेशुमार बैंक्स चाहिए जिनकी गारंटी चाहिए होती है। अभी जो पाकिस्तानी बैंक्स हैं, खासतौर पे जिनकी ब्रांचेस अमेरिका में हैं, वो अमेरिका की सैंक्शंस तोड़ नहीं पाएंगे। तो जो सामान ईरान के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहों में आ रहा है, उसमें इस वक्त जो टोटल डॉक्टर साहब बिल्कुल यकीनी तौर पर जाहिर है ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं इस पर जाहिर है गौर तलब चीज़ें हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग टर्म में हम इससे फ़ायदा ले सकें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा हमें हमारे डिफेंस अगर सिस्टम के हवाले से बात करें कि हमें उस हिसाब से कितना फ़ायदा मिला है ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में कामयाबी के बाद या मार्का हक में कामयाबी के बाद, क्योंकि जिस तरह से J-10C और JF-17 थंडर ने काम किया और अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि हंगोर क्लास आबदोज़ें भी पाकिस्तान को मिलने वाली हैं और J-35A भी पाकिस्तान को मिलने वाला है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ मुआहदे भी हो रहे हैं, पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री को कितना बूस्ट मिला है इस कामयाबी के बाद? जी, दिफाई इंडस्ट्री को ख़ास तौर पे जो हमारी एविएशन के इक्विपमेंट है, वो लगभग कोई दर्जन ममालिक ऐसे हैं जो लाइन लगा के खड़े हैं कि वो चाह रहे हैं कि जो एविएशन के प्लेटफॉर्म्स हैं JF-17 थंडर जैसे, वो क्योंकि बाकी दुनिया में बाकी लड़ाका तैयारों के मुकाबले में उनकी कीमत बहुत मुनासिब है, परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, तो उसमें आप समझ लीजिए कि फॉलोइंग डेकेड और सो में कोई 5 से 8 बिलियन डॉलर के जो एग्रीमेंट्स हैं वो सामने आ सकते हैं और वो 4 से 8 बिलियन डॉलर का बूस्ट जो है वो पाकिस्तान को मिल सकता है। जो दूसरी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, देखिए जंगें हमेशा के लिए नहीं चलती, इंसानी तारीख में हर जंग जो है वो ख़त्म हुई है और ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है ये भी ख़त्म होने पे आ गई। मुझे लग रहा ये है कि इवेंचुअली जो सैंक्शंस अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगाई थी वो भी उठा ली जाएंगी। जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस उठ जाएंगी तो आप सोचिए कि पाकिस्तान और ईरान का 900 किलोमीटर का बॉर्डर है और 900 किलोमीटर के बॉर्डर के उस पार लगभग 208 बिलियन बैरल तेल है और तकरीबन 35 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो गैस की। तो यहाँ पे एक जाल बिछाया जा सकता है गैस की पाइपलाइंस का, तेल की पाइपलाइंस का, और ये जा सकता है इवेंचुअली इनटू भारत और चाइना, क्योंकि वो दो बहुत बड़े कंज्यूमर्स हैं गैस के और तेल के। पाकिस्तान के लिए अपनी गैस जो है अभी हम कोई 17-18 डॉलर पे जो स्पॉट मार्केट पे खरीदते हैं वो आ सकती है 4-5-6 डॉलर के ऊपर, और आप सोचिए कि अगर गैस की कीमत आधी से कम हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत कम हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की कीमत कम हो जाएगी। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की कीमत कम हो जाएगी तो जो पहिया है मईशत का वो ज़्यादा तेज़ी से चलने लगेगा, वहाँ पे फिर जॉब्स क्रिएट होने लगेंगी। मुझे उस बॉर्डर के ऊपर जब सैंक्शंस उठ जाएंगी और जो ज़खायर ईरान के पास मौजूद हैं उनकी जो उनका जो मुंतकिल होना है पाकिस्तान के थ्रू इनटू इंडिया, इनटू चाइना, वहाँ पे जो ट्रांजिट फीस हैं वो कई अरब डॉलर की सालाना बुनियाद पे इकट्ठी की जा सकती है।